अच्छा जी, तो हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस कर रहे थे। तो यहाँ हमने कहा कि आर्टीरियोलर जो वॉल्स होती हैं उनकी हाइएलिनाइजेशन हो जाती है। अब ये हाइएलिनाइज क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इंजर्ड एंडोथेलियम में से वहाँ से एक्स्ट्राविजेट कर गई हैं, बाहर आ गई हैं और उनकी जो है ज़्यादा डिपोजिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स पर हो गई है, जिसकी वजह से जो आर्टीरियोलर वॉल्स हैं वो हाइएलिनाइज हो गई है। ठीक है, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। दूसरा हमने कहा था कि मीडियल और इंटीमल थिकनिंग हो रही है एजिंग की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट्स या इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, हीमोडायनामिक चेंजेस की वजह से। ठीक है, मीडिया और इंटीमा दोनों थिकन हो रही हैं। तो अब नेफ्रोस्क्लेरोसिस की मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे तो ग्रॉसली हमें किडनी सिमेट्रिकली एट्रोफिक मिलेंगी। ठीक है, एक जैसी ही उनमें एट्रोफी हुई होगी। टिपिकली जो रीनल सरफेस होगा वो हमें डिफ्यूज फाइन ग्रैन्युलैरिटी शो करेगा, जो कि बिल्कुल ग्रेन लेदर को रिजेंबल करेगा। जिस तरह लेदर होता है ना, चमड़ा होता है, बिल्कुल उस तरह से उसका सरफेस होगा, रीनल सरफेस। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज मिलेगा हाईलाइन थिकनिंग का, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आर्टीरियोलर वॉल्स की हाईलाइन थिकनिंग हो जाएगी, जिसको हम हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ये जो है होमोजेनस पिंक हाईलाइन थिकनिंग की तरह हमें मिलेगा एट द एक्सपेंस ऑफ वेसल ल्यूमिना। ठीक है, वेसल के ल्यूमिना में, और उसके साथ साथ सेल्यूलर जो डिटेल्स है वो भी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी होंगी। तो अगर हम ये फिगर देखें 14.18 यहाँ पे दिखाया गया है बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ये हाई पावर व्यू है दो आर्टीरियोल्स का जिनमें हाईलाइन की डिपोजिशन हो गई है। देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा वॉल की थिकनिंग हो गई है और ल्यूमेन बिल्कुल ये नैरो हो चुका है। तो ये हाईलाइन डिपोजिशन की वजह से हुआ है। उसके बाद जैसा हमने देखा कि नैरोइंग हो गई है लूमेन की, तो उससे जो ब्लड फ्लो होगा ना वो अफेक्टेड वेसल से कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है इस्कीमिया हो जाएगी और रीनल एट्रोफी हो जाएगी ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। अब जो एडवांस केसेस होते हैं आर्टीरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस के, उनमें ग्लोमेरुलर टफ्ट जो हैं वो बिल्कुल स्क्लेरोज्ड हो जाएंगे। डिफ्यूज ट्यूबुलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी प्रेजेंट होगी, लेकिन इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट याद रखिएगा एब्सेंट होगा या बिल्कुल थोड़ा ही होगा। इसके अलावा जो लार्जर ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी इंटरलोबार या आर्कोइड आर्टरीज, इन लार्जर ब्लड वेसल्स में हमें इंटीमल थिकनिंग मिलेगी। और इसके साथ साथ जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है वो रिप्लेस, उसकी जो है रेप्लिकेशन हो जाएगी, यानी वो रेप्लिकेट करेगा विथ फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द मीडिया, यानी कि इंटीमल थिकनिंग होगी, उसमें इंटरनल इलास्टिक लेमिना रेप्लिकेट किया है और फाइब्रस थिकनिंग जो है मीडिया की हुई है, उसको हम कहेंगे फाइब्रो इलास्टिक हाइपरप्लेजिया। तो ये इंटिमा में और मीडिया में इस तरह के हमें चेंजेस मिलेंगे। तो अब नेफ्रोस्क्लेरोसिस के पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या प्रेजेंट करेंगे? जो उनके रीनल लेजन है वो अलोन रेयरली कॉजेज डैमेज, यानी कि अकेली वो रेयरली ही कोई डैमेज कॉज करवाएगी सिवियर इनफ टू प्रोड्यूस द रीनल फेलियर, एक्सेप्ट इन द इंडिविजुअल फ्रॉम सम पॉसिबली जेनेटिकली जो सब्सेप्टेबल ग्रुप होते हैं, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन में, जिनमें ये यूरेमिया और डेथ करवा देगी। ओनली जो है रीनल लेजन। ठीक है, हाउएवर जो सारे पेशेंट्स हैं वो हमें यूजुअली शो करेंगे सम फंक्शनल इम्पेयरमेंट, यानी कि उनकी कंसंट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी और वेरिएबली जो GFR है वो भी कम हो जाएगा। माइल्ड डिग्री का प्रोटीन यूरिया जो है इस नेफ्रोस्क्लेरोसिस में एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट फाइंडिंग ये होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उसके बाद थोड़ा सा हम इरफान मसूद से भी ये टॉपिक देख लेते हैं, डिजीजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। हमने देखा बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस, तो इसमें जो है ना 3 में कैटेगराइज कर दिया। एक तो बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस में एसेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये जो है डिजीजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं हमारी किडनी में। तो देखिए, बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस जो है रीनल डिजीज़ होती है जो कि इसेंशियल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में होती है। अब ये जब हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए उसकी वजह से होता है, जिसके नतीजे में ट्यूबुलर एट्रोफी हो जाएगी, इंटरस्टिशियम फाइब्रोसिस हो जाएगी, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस और स्मॉल किडनी हो जाएगी, जिसका लेदरी ग्रेन्युलर सरफेस होगा, जो अभी हम बेसिक से डिस्कस करके आए हैं। तो इसमें बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस में क्लिनिकल फीचर जो है उसमें माइल्ड प्रोटीन यूरिया होगा। हेमेच्यूरिया में हमें RBC की कास्ट नहीं मिलेंगी, लेकिन हेमेच्यूरिया होगा। इसके अलावा इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि रीनल फेलियर डेवलप हो जाए, ज़्यादातर ब्लैक पेशेंट्स में जो ब्लैक्स हैं रेस के लिहाज से। इसके अलावा जिनको सिवियर हाइपरटेंशन है उन पेशेंट्स में, और कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ हो जैसे डायबिटीज़, तो उनको रीनल फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी एसेलरेटेड जो नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है ये वो रीनल डिजीज़ है उन पेशेंट में जिनको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो, तो ये भी हम बेसिक से भी डिस्कस करेंगे। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है उसको हम डिफाइन करते हैं कि ब्लड प्रेशर यूजुअली 200/120 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो। नॉर्मल कितना होता है 120/80, लेकिन 200/120 हो जाए, इससे ज़्यादा हो, और ये फार लेस कॉमन है US में बनिस्बत इसेंशियल हाइपरटेंशन के। ठीक है, और ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन तकरीबन 5% ऑफ द हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स को होती है जिनका ब्लड प्रेशर 200/120 से ज़्यादा हो जाता है।
तो ये डिनोवो भी अराइज कर सकती है, दैट इज़ कि बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के, या फिर ये अपीयर सडनली भी कर सकती है उस इंडिविजुअल में जिसको थोड़ी बहुत माइल्ड हाइपरटेंशन रहती है। अब इसकी प्रिवेलेंस जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ती जा रही है। ये सिवियर अक्यूट किडनी इंजरी के साथ प्रेजेंट कर सकती है और रीनल फेलियर के साथ। तो जो रीनल चेंजेस कन्फाइंड होंगे वास्कुलेचर में, ठीक है, किडनी के वास्कुलेचर में चेंजेस ज़्यादातर होंगे और उसमें थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी आ जाता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो जो रीनल चेंजेस हैं वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड होंगे और रिएक्शन हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो देखिए इंजरी जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से जो हुई है वो एक तो हमारी जो वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगी टू द फिब्रिनोजन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा इससे जो है एंडोथेलियल इंजरी भी होती है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन से, और प्लेटेलेट भी डिपॉजिट कर जाते हैं। तो इसके नतीजे में याद रखिएगा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगी हमारे आर्टीरियोल्स की भी और स्मॉल आर्टरीज की, और इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। दूसरा पैथोजेनेसिस इस तरह है कि माइटोजेनिक फैक्टर्स जो है हमारे प्लेटिलेट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और इसके अलावा प्लाज्मा से कुछ माइटोजेनिक फैक्टर्स जो है वो हमारे इंटीमा का हाइपरप्लेजिया करवा देंगे, वेसल के इंटीमा का। तो उसके नतीजे में हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी। यहाँ हमने कहा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, यहाँ हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो क्योंकि जो ल्यूमिनल नैरोइंग हो रही है इस हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, लूमेन नैरो हो रहा है, तो किडनीज बहुत ही ज़्यादा इस्केमिक हो जाएंगी, जिसके नतीजे में और ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि रेनिन रिलीज़ होगा और रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो इसमें हमें मॉर्फोलॉजी की बात करें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, तो किडनी हमें बिल्कुल नॉर्मल भी नज़र आ सकती है साइज़ में, या वो श्रंकन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन कितनी है हाइपरटेंशन की और कितनी सीवियरिटी की हाइपरटेंसिव डिजीज़ है। देखिए स्मॉल पिन पॉइंट हमें पेटिकल हेमरेजेस जो है वो कॉर्टेक्स जो होता है ना किडनी का, उस पर स्मॉल पिन पॉइंट पेटिकल हेमरेजेस नज़र आएंगे। क्यों बने हैं ये आर्टीरियोल्स या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के रप्चर की वजह से बने हैं। तो ये किडनी को एक पेक्यूलियर फ्ली बाइटन अपीयरेंस देगा, ठीक है। ये छोटे छोटे हेमरेजेस जिसकी वजह से फ्ली बाइटन अपीयरेंस हमें मिलेगी किडनी में, ये आपने याद रखना है। अब माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं पैथोजेनेटिक इवेंट्स को, जो कि अभी हमने सारे ऊपर डिस्कस किए। हमारी स्मॉल वेसल्स को डैमेज हो जाए तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ द आर्टीरियोल्स की तरह। जैसे अगर हम ये फिगर देखें 19A वाले में, तो यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन दिखाया गया है, ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गई है एफरेंट आर्टीरियोल्स की, ठीक है। ये पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन से दिखाया गया है। तो इस तरह की फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगी क्योंकि हमारी स्मॉल वेसल्स डैमेज हुई हैं। अब वेसल की वॉल में हमें होमोजीनस ग्रेन्युलर यूजिनोफिलिक अपीयरेंस जो है वो नज़र आएगी, जो कि अंडरलाइंग डिटेल को बिल्कुल मास्क कर देगी। जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज होती हैं और लार्जर आर्टीरियोल्स होते हैं, उनमें इंटीमल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है जब भी अक्यूट इंजरी होती है, ठीक है। तो वो एक ऑनियन स्किन अपीयरेंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रही है ना, तो ऑनियन स्किन तरह की अपीयरेंस होगी, जो फिगर में भी शोन है। इस बी फिगर में देखें, ये हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दिखाया गया ऑनियन स्किन की तरह, इसको ऑनियन स्किन लेशन कहेंगे। तो ये लार्जर आर्टीरियोल्स में और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में हो रहा है। अब ये जो नाम है डिराइव हुआ है क्योंकि इसकी कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है सेल्स की, तो इसीलिए। और ये सेल्स कहाँ से ओरिजिन की हैं, ये हमारे इंटीमल स्मूथ मसल सेल्स ही होते हैं जिनकी इस तरह से हाइपरट्रोफी हो गई है, ऑनियन स्किन बन गई है, ठीक है। आल्दो ये जो है इशू अभी तक सेटल नहीं हुआ कि ये इसकी अरेंजमेंट इस तरह क्यों है, मतलब ये कहाँ से डिराइव हुआ है, लेकिन माना जाता है इंटीमल स्मूथ मसल सेल से। अब इस लेजन को हम हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे आर्टीरियोल्स की बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो रही है, ठीक है। और स्मॉल जो आर्टरीज़ हैं उनकी भी, स्मॉल आर्टरीज़ की भी और आर्टीरियोल्स की, तो इतनी ज़्यादा नैरोइंग हो गई है कि बिल्कुल ही टोटल ओब्लिटरेशन हो जा रही है हमारे आर्टीरियोल्स की। तो इसीलिए हम इनको हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस भी हो सकती है, ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व कर सकती है, उसके साथ साथ माइक्रोथ्रोम्बाई भी बन सकते हैं हमारे ग्लोमेरुलाई में, एज वेल एज नेक्रोटिक आर्टीरियोल्स में। तो इसी तरह की लेजन हमें उन लोगों में भी नज़र आती है जिनको अक्यूट थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज होती हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा के जो पेशेंट्स होते हैं जो रीनल क्राइसिस में होंगे, तो उनमें भी हमें इस तरह की लेजन मिलती है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की तरह। तो अब क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के। फुल ब्लोन जो सिंड्रोम होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का, वो कैरेक्टराइज हुआ है कि पेशेंट को पेपिलिडीमा होगा आइज़ में, ठीक है। इंसेफेलोपैथी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ और रीनल फेलियर, ये फुल ब्लोन सिम्टम्स हैं।
मोस्ट ऑफनली जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो एक तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से सिम्टम्स मिलते हैं, तो उसमें यानी उसको हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट, पार्टिकुलरली स्कोटोमास की डेवलपमेंट या जिनको हम स्पॉट्स कहते हैं आइज़ में डेवलप हो जाते हैं, ये फीचर भी मिल सकता है। ठीक है, आइज़ में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्कोटोमास या स्पॉट्स बन जाते हैं। तो एट द ऑनसेट ऑफ द रैपिडली माउंटिंग ब्लड प्रेशर देयर इज़ अ मार्क्ड प्रोटीन यूरिया एंड माइक्रोस्कोपिक और समटाइम मैक्रोस्कोपिक हेमेच्यूरिया भी हो सकता है, लेकिन इतने सिग्निफिकेंट एल्ट्रेशन नहीं करवाएगा वो रीनल फंक्शन में। सोन हावेवर जो अक्यूट किडनी इंजरी है ये डेवलप हो जाएगी। अब सिंड्रोम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रू मेडिकल इमरजेंसी, जिसको प्रॉम्प्ट और अग्रेसिव एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत होगी बिफोर के इरिवर्सिबल रीनल लेजन्स ना बन जाए। तो हमें जल्द से जल्द जो है वो इसको ट्रीट करना होगा। तकरीबन 50% पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे तकरीबन 5 साल तक। 90% जो डेथ है वो यूरीमिया की वजह से होती हैं। बाकी 10% डेथ जो है वो सेरिब्रल हेमरेज की वजह से या कार्डियक फेलियर की वजह से ड्यू टू द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस हमने देखा कि ये एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस जो है रीनल डिजीज़ होती है जो कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में होती है। तो इसमें हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रही थी जो भी हमने डिस्कस किया। इसमें हमें ऑनियन स्किन लेशन मिलती है, जो हमने कहा स्मूथ मसल का ही हाइपरप्लेजिया होता है और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन होती है। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस भी हमने देखी और नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलाइटिस भी हो सकता है। फ्ली बाइटन किडनी मैंने आपको दिखाया, पिन पॉइंट हेमरेजेस बन जाते हैं कॉर्टिकल सरफेस ऑफ द किडनी पे। अब लैब फाइंडिंग्स हमें एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस में क्या मिलेंगी? प्रोटीन यूरिया, हेमेच्यूरिया होगा लेकिन आरबीसी कास्ट नहीं होंगी, और रीनल एजोटीमिया होगा जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन का रेशो जो है लेस देन 15 मिलेगा। लेस देन 15 हम पढ़ चुके हैं कि रीनल एजोटीमिया में मिलेगा, ठीक है, यानी किडनी में कोई इशू हुआ है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस की है कि हमने कहा ब्लड प्रेशर जो है 210 से 120 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होगा। इसके अलावा क्लिनिकली पेशेंट जो है ओलिगोयूरिक एक्यूट रीनल फेलियर में होगा, ठीक है, जीएफआर वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी भी क्लिनिकली होगी, यानी कि उसको सेरिब्रल इडीमा होगा, पेपिलिडीमा, रेटाइनोपैथी और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। दैट्स इट। उसके बाद अगली ब्लड वेसल डिजीज़ है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़। तो जैसा हमने चैप्टर 10 में डिस्कस किया ब्लड वेसल्स वाले चैप्टर में कि थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी यानी TMA जो है वो रेफ़र करता है कि लेजन देखी जाए वेरियस क्लिनिकल सिंड्रोम्स के अंदर, जिसमें माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस होगी और उसके साथ साथ माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और सर्टेन इंस्टेंसेस में रीनल फेलियर हो जाएगा। अब जो प्राइमरी फॉर्म है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी की, उसमें कोई भी नॉन एटियोलॉजी हो सकती है, जबकि जो उसकी सेकेंडरी फॉर्म्स हैं वो किसी और डिजीज़ के सेकेंडरीली होंगी या उन कंडीशंस की जिनमें कोई स्पेसिफिक जो है वेल डिफाइंड एटियोलॉजी नहीं होती। अब जो कॉमन प्राइमरी फॉर्म्स हैं थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ की, उसमें आपने याद रखना है शीगा टॉक्सिन मेडिएटेड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम आ जाता है। इसके अलावा एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इनको हम कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो जाती है और यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। तो इसके अलावा प्राइमरी फॉर्म में आ जाता है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा और कुछ ड्रग मेडिएटेड थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ भी आ जाती हैं। ये होगी सारी प्राइमरी फॉर्म। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और स्क्लेरोडर्मा एसोसिएटेड जो थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ हैं ये सेकेंडरी फॉर्म्स हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट वाली और स्क्लेरोडर्मा। अब पैथोजेनेसिस देखिए TMA कैसे होता है, तो मेजर जो पैथोजेनेटिक फैक्टर्स हैं थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ में वो है कि हमारी एंडोथेलियल इंजरी हो जाए एंडोथेलियल सेल्स की और प्लेटिलेट वहाँ एक्टिवेट हो, एग्रीगेट हो। तो ये बहुत से इंसल्ट्स, डाइवर्स इंसल्ट्स की वजह से हो सकता है, जिसमें मतलब कोई एक्सटर्नल टॉक्सिन की वजह से इंजरी हुई है, ड्रग्स की वजह से, ऑटो एंटीबॉडीज़, कोई इनहेरिटेड म्यूटेशन है जिससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मॉल वेसल की थ्रोम्बोसिस भी हो रही है कैपिलरीज में भी और आर्टीरियोल्स में भी इन द वेरियस ऑर्गन। वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ जो है उसके नतीजे में हमें पता है इस्कीमिया होगा, इस्कीमिक इंजरी और ऑर्गन डिसफंक्शन। क्लासिक जो लेबॉर्ट्री मैनिफेस्टेशन हमें मिलती है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी में वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, यानी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। क्यों हुआ है? बाय द एक्सेसिव प्लेटलेट के कंजप्शन की वजह से, वहाँ एग्रीगेशन वगैरह हो रही है, कंज्यूम हो रहे हैं तो ब्लड में कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। और इसके अलावा माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, अनीमिया ये क्यों हो रही है इस तरह की? क्योंकि मैकेनिकल इंजरी मिल हो रही है हमारे रेड सेल्स को, शेयरिंग हो रही है, जैसे ही वो पास कर रहे हैं ना वेस्कुलर चैनल से जहाँ पे थ्रोम्बाई बन गया है, तो वेसल पे अगर थ्रोम्बाई बन गया है तो वहाँ से कैसे पास करेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी।
तो इस तरह की नैरोड वेसल से जब ब्लड सेल्स पास करेंगे तो वो शेयरिंग होगी, उनकी हीमोलाइसिस होगी। ठीक है, जो प्राइमरी फॉर्म्स मैंने आपको बताई थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज की, उनकी एटियोलॉजी है वेल डिफाइंड होती है। इस टेबल में भी गिवन है एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन मेजर फॉर्म्स ऑफ द प्राइमरी थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी की। सबसे पहले मैंने आपको कहा शीगा टॉक्सिन मेडिएटेड होती है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये एक्वायर्ड डिजीज़ है। इसमें शीगा टॉक्सिन जो है ना, ई कोलाई का, यानी शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग द ई कोलाई शिगेला डाइजेंट्रिया सीरोटाइप 1, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंटेड मेडिएटेड टीएमए कहते हैं, तो ये इनहेरिटेड भी होती है, एक्वायर्ड भी होती है। इनहेरिटेड वाली जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट की डिसरेगुलेशन हो जाती है क्योंकि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होगी, तो ये वाली ज़्यादा कॉमन है। जबकि एक्वायर्ड वाली जो एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, उसमें एक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट की डिसरेगुलेशन होगी, वहाँ जेनेटिक, ये एक्वायर्ड। अब ये क्यों हो रही है एक्वायर्ड? क्योंकि कोई एंटीबॉडीज़ की वजह से। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड होती है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया, ये भी इनहेरिटेड एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड में कौन से जीन में डेफिशिएंसी होगी? ADAMTS13, एडम TSI3। ठीक है, इस तरह याद करें। और एक्वायर्ड वाले में हमारे पास एडम TSI3 की डेफिशिएंसी जो है वो यही डेफिशिएंसी होगी, लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होगी। ठीक है, तो ये रिलेटिवली कॉमन है। इसमें एक्वायर्ड वाली कॉमन है, एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में जेनेटिक वाली कॉमन है, ये आपने याद रखना है। तो हमने प्राइमरी फॉर्म्स देखी टेबल में, जबकि सेकेंडरी फॉर्म्स हमने कहा कि वेरियस अंडरलाइंग डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे कि सेकेंडरी वाली जो है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होता है, स्क्लेरोडर्मा में, प्रेगनेंसी, कीमोथेरेपी की वजह से, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की वजह से, या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से। और इसमें हमें कोई भी वेल डिफाइंड एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस नहीं मिलती। ठीक है, सेकेंडरी फॉर्म में तो सिर्फ 3 जो मेजर फॉर्म्स है प्राइमरी थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ की, वो सफिशिएंटली कॉमन है टू मेरिट डिस्कशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शीगा टॉक्सिन मेडिएटेड HUS, यानी हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो एज मैनी एज 75% केसेस जो हैं, ये इंटेस्टाइनल जब इन्फेक्शन हो जाए हमारा शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई से, तो उसकी वजह से होता है। जैसे कि जब हम कंटेमिनेटेड गोश्त, मीट वगैरह जो है, ग्राउंड मीट जैसे हैमबर्गर्स में, वो हम कंटेमिनेटेड खा लें। इसके अलावा जब इन्फेक्शन हो जाए हमारा शिगेला डाइजेंट्रिया टाइप 1 की वजह से, तो उससे ये डिजीज़ होती है। अब पैथोजेनेसिस जो है वो रिलेटेड है शीगा टॉक्सिन के इफेक्ट की वजह से। जो बेसिस है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की हमारी स्मॉल वेसल्स के अंदर, तो वो पार्टिकुलरली किडनी में होगी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है इसकी पैथोजेनेसिस, और मोस्ट जो स्टडीज़ हैं वो सजेस्ट करती है कि इसमें हमारी जो एंडोथेलियल डैमेज है उसी का सेंट्रल रोल है। रीनल जो हमारी ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर द शीगा टॉक्सिन, उनके लिए रिसेप्टर होता है वहाँ पे। तो लो डोज पे भी टॉक्सिन जो है वो हमारे एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, तो वहाँ पे ल्यूकोसाइड्स की अडेजन होगी, एंडोथेलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये दोनों यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रक्शन को प्रोमोट कर रहे हैं, एज वेल एज और भी चेंजेस होंगे जो कि प्लेटिलेट की अडेजन और एक्टिवेशन को और ज़्यादा प्रोमोट करेंगे, ये लो डोज पे। अब हाई डोज पे क्या होता है, टॉक्सिन जो है वो हमारे एंडोथेलियल सेल्स की डेथ ही करवा देगा। अब सारी इस तरह के एल्ट्रेशन कंट्रीब्यूट करती हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई। अब थ्रोम्बाई बन जाएगा तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में होता है, एफरेंट आर्टीरियोल्स में और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में। ये आपने तीनों याद रखने हैं, एफरेंट, इंटरलोब्यूलर और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। दूसरी हमने कहा एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, तो ये असल में ना एक्वायर्ड या हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है, फैक्टर्स की एबनॉर्मलिटी जो कि डैम्पन करते हैं कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन को बाय द अल्टरनेटिव पाथवे, यानी उसकी एक्टिवेशन को ही डैम्पन करते हैं। इस तरह के फैक्टर्स की या तो एक्वायर्ड या हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी हो गई है। तो अब उन फैक्टर्स की एब्सेंस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगी हमारे कॉम्प्लीमेंट की, तो माइक्रोवास्कुलर इंजरी होगी और माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। इसमें आपने याद रखना है C5 to 9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा सेंट्रल रोल है एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में। ठीक है, कि मतलब ये इसमें जो है एज अ थेराप्यूटिक एंटीबॉडी की तरह ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनहिबिट करता है, जो थेरेप्यूटिक एंटीबॉडी जो कि इनहिबिट करती है इस कॉम्प्लेक्स को, ये C5 to C9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को, तो उससे जो है प्लेटिलेट के कंजप्शन जो है और वो ख़त्म हो जाएगी, यानी प्लेटलेट्स कंज्यूम नहीं होंगे और रीनल फंक्शन भी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि इसी का मेन रोल है। ठीक है, जब हमने थेरेप्यूटिक एंटीबॉडी दी तो ये ऑफ हो गया।
अब इंटरेस्टिंगली एबनॉर्मलिटीज ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन आल्सो मे लीड टू द C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड डेंस डिपॉजिट डिजीज़। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं कि अगर अल्टरनेटिव पाथवे में ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में अल्ट्रेशन आ जाए तो ये दोनों डिजीज़ हो जाती हैं। थर्ड हमने कहा TTP है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, तो ये भी एक्वायर्ड और इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज जब ADAMTS1 जीन में आ जाए, जो कि एक डिसइंटेग्रिन है और मेटेलोप्रोटीज है विथ थ्रोम्बोस्पोंडिन लाइक मोटिव्स। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीज है ये हमारा, जो कि वॉन विलीब्रेंट फैक्टर को असल में क्लीव करता है मल्टीमर्स के अंदर, ठीक है, इनटू द स्मॉल साइज़। यानी जो वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स हैं उनको स्मॉल साइज़ में ये जीन करता है कन्वर्ट। अब एक्वायर्ड अगर डिफेक्ट आ जाए इसके अंदर तो ये कुछ इनहिबिटरी ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से डिफेक्ट आता है जो कि हमारे इस जीन के अगेंस्ट होंगी, या फिर कुछ इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि जब म्यूटेशन आ जाए इसी जीन में उसकी वजह से एक्वायर्ड भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी। अब इस ADAMTS1-3 में अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी तो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली लार्ज वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स बन जाएंगे जो कि हमारे प्लेटलेट्स को स्पॉन्टेनियसली एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो उनकी एग्रीगेशन होगी और थ्रोम्बोसिस हो जाएगी मल्टीपल ऑर्गन्स में इंक्लूडिंग हमारी किडनी में भी, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। अब मॉर्फोलॉजी देख लें तो मॉर्फोलॉजी जो लेशंस है वो बिल्कुल सिमिलर होंगी उसी तरह जिस तरह के थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथिक जो सारी टाइप्स है सब में एक जैसी होंगी रिगार्डलेस ऑफ द इटियोलॉजी। थ्रोम्बाई हमें नज़र आएंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, आल्सो आर्टीरियोल्स में भी, कभी कभार लार्ज आर्टरीज में भी नज़र आएंगे मोस्ट सीवियर केसेस में। इसके साथ साथ ग्लोमेरुलर चेंजेस जो है ना वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एंडोथेलियम इंजर हो रही है तो उसमें वाइडनिंग भी हो जाएगी हमारे सब एंडोथेलियल स्पेस की, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिट होकर डबल हो जाएंगी, डुप्लीकेशन या स्प्लिटिंग हो जाएगी, मेसेंजियल जो सेल्स होते हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, ये चेंजेस याद रखिएगा। कॉर्टिकल नेक्रोसिस भी हो सकती है सीवियर केसेस में कॉर्टेक्स की। अगर थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी जो है परसिस्ट रही तो हमारे ग्लोमेरुलाई में स्कारिंग हो जाएगी। Except for the varying amount of fibrinogen in the glomeruli and the arterioles, immunofluorescence studies are typically negative, वो हमें नेगेटिव ही मिलेंगी। अब इस तरह के पेशेंट के क्लिनिकल फीचर देखें तो जो क्लिनिकल कोर्स है वो वेरी करेगा एटियोलॉजी के हिसाब से और सिवियरिटी ऑफ द मॉर्फोलॉजिक चेंजेस के हिसाब से। जो ज़्यादा मोस्ट सिवियर वास्कुलर चेंजेस हैं वो टिपिकली लेस फेवरेबल आउटकम के साथ एसोसिएटेड होंगे, जाहिर सी बात है पुअर प्रोग्नोसिस होगी। तो शीगर टॉक्सिन वाली जो HUS थी उसमें हमें सडन ऑनसेट का यूजुअली GIT या फ्लू लाइक प्रोड्रोम एपिसोड के बाद अचानक से सडन ब्लीडिंग की मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं, स्पेशली हेमेटिमेसिस भी होता है, मिलेना भी होता है। सिवियर ओलिगोयूरिया होगा यानी कि यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा हेमेच्यूरिया होगा, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक अनीमिया होगी कुछ इंडिविजुअल्स में, ठीक है। इसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिक चेंजेस भी मिलते हैं हमें कुछ इंडिविजुअल्स में। तो अब ये वाली डिजीज़ जो है मेन कॉज होती है अक्यूट किडनी इंजरी की बच्चों के अंदर, ये आपने पॉइंट याद रखनी है शीगा टॉक्सिन वाली। अगर अक्यूट किडनी इंजरी मैनेज कर ली गई प्रॉपरली डायलिसिस की मदद से तो मोस्ट पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर। लॉन्ग वीक प्रोग्नोसिस तकरीबन 15 से 12 साल तक की लॉन्ग टर्म जो प्रोग्नोसिस है वो हावेवर यूनिफॉर्मली फेवरेबल नहीं है। तकरीबन 25% जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो इवेंचुअली उनको रीनल इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी हमने कहा कि अच्छा वेट, इसके अलावा जो है एटिपिकल HUS का जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है, ये भी आपने याद रखना है, ज़्यादातर सडन होगा बिना किसी प्रोड्रोमल डायरिया के, तो उसका आउटकम भी पुअर होता है बनस्बत इस शीगर टॉक्सिन मेडिएटेड HUS की जो अभी हमने पढ़ी उसकी निस्बत इस वाली एटिपिकल वाले का पुअर होगा आउटकम। और मतलब ये भी अचानक हो रही है, इसमें कोई डायरिया वगैरह कोई सिम्टम नहीं हो रहा। केस की फर्टेलिटी रेशियो तकरीबन 20% है और सिर्फ 60% से 70% पेशेंट जो हैं वो रिकवर करेंगे रीनल फंक्शन से। प्लाज्मा एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरीली ताकि हम रीस्टोर कर दें मिसिंग फैक्टर्स को उनमें जो जिनमें कोई इनहेरिटेड डिजीज़ है, या फिर हम प्लाज्मा एक्सचेंज से जो है पैथोजेनिक एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर सकते हैं। सिंस मोस्ट जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं वो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होते हैं तो लिवर की ट्रांसप्लांटेशन से भी जो है इसका मसला हल हुआ है, वो भी क्यूरेटिव है। अब मोर रिसेंटली एंटीबॉडी के इनहिबिटर्स जो हैं, जो हमारे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के इनहिबिटर्स होते हैं, एंटीबॉडी इनहिबिटर्स, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं इन रिड्यूसिंग द थ्रोम्बोसिस, उससे भी जो है मसला हल हुआ है और रीनल फंक्शन इम्प्रूव हुआ है।
तो अब जो है ये कंसीडर किया गया है टू द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड फॉर्म ऑफ द हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। कॉम्प्लीमेंट वाले में हम ये एंटीबॉडीज़ अब फेवर की जाती हैं, दी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टिपिकल ऑनसेट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का, तो वो भी सडन ही होता है, लेकिन इसमें जो है हमें डोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट मिलती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और किडनीज़ की। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इसमें जो है डोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट मिलती है, लेकिन किडनीज जो है लेस कॉमनली इन्वॉल्व होगी बनस्पत शीगर टॉक्सिन और एटिपिकल एचयूएस के। इस वाले में किडनी लेस कॉमनली हो रही है। तो बिना थेरेपी के ये वाली थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा जो है ये इसका भी फैटल कोर्स होता है। इसका सर्वाइवल रेट तकरीबन 10% है। विद द एडवेंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी अगर हम कर लेते हैं तो ADAMTS13 जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो प्रोग्नोसिस है इसने ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया है। वो पेशेंट जो सर्वाइव कर जाते हैं तो उनको रेजिडुअल रीनल एब्नॉर्मलिटीज़ भी हो जाती है, लेकिन ये रेयर है। दैट्स इट। हमने समरी देख लेते हैं। हमने वास्कुलर डिजीजेस ऑफ द किडनी पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले आर्टीरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस पढ़ा। वो हमने कहा कि प्रोग्रेसिव क्रोनिक रीनल डैमेज होता है जो कि हाइपरटेंशन के साथ होता है। तो उसमें हमने कहा हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रही थी और हमारा वास्कुलर जो ल्यूमिना होता है वो नैरो हो गया था। इसके साथ साथ कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो रही थी, कॉर्टिकल एट्रोफी। फिर हमने मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में कहा कि ये अक्यूट किडनी इंजरी होती है, जिसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म की ब्लड प्रेशर की एलिवेशन होती है, ठीक है, 200/120। इसमें आर्टरीज भी और आर्टीरियोल्स में हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है और स्मूथ मसल सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, जबकि कॉर्टेक्स पे हमें पेटिकियल हेमरेज मिले, जिसको हमने फ्ली बाइटन किडनी कहा। देन थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज हैं जो अभी हमने पढ़ी, तो ये फिब्रिन थ्रोम्बाई के ही डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ग्लोमेरुलाई में और स्मॉल वेसल्स में हो जाते हैं अक्यूट किडनी इंजरी की वजह से। तो टिपिकल जो HUS होता है वो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से होता है, जब ई कोलाई टॉक्सिन इंजर करे। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो है ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है, जिससे फिर बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस हो जाएगी प्लेटलेट के कंजप्शन के साथ साथ। मोस्ट जो कॉमन कॉज एटिपिकल HUS का है वो हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डिसरेगुलेशन हो जाती है। या तो हमने कहा वो इनहेरिटेड होगी या तो वो एक्वायर्ड होगी।